अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब का नुक्ता नज़र हमने जिन खबरों और मौज़ूआत पर लेना है उन पर एक नज़र। 80% ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो पहले कभी असेंबलियों में नहीं रहे। 37% टिकट नौजवान होंगे। इमरान खान। चार साल गुजर गए, विफाकी हुकूमत ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट। वोटरों को ट्रांसपोर्ट दे सकते हैं, न मजहब के नाम पर वोट मांग सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को हिदायत। बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के तहत एक नहीं 2000 महाना देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी। एएनपी और एमक्यूएम के उम्मीदवारों को दहशतगर्दों से खतरा। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। और शामी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकटों का ऐलान हो गया। 37% टिकटें जो है वो 40 साल से कम उम्र लोगों को दी गई हैं। चलिए इस पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। साहबजादा फजल करीम साहब जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो गए, बिल्कुल 59 साल की उम्र में, और बिल्कुल सेहतमंद थे। अचानक तकलीफ हुई, अस्पताल में दाखिल हुए। चंद रोज पहले मालूम हुआ जो जिगर है छलनी हो चुका है, और कोई दुआ काम न आई, कोई दवा काम न आई, और रुखसत हो गए। वो मुस्लिम लीग नून से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया था, रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, लेकिन बाद में राना सनाउल्लाह साहब से इख्तलाफात पैदा हुए और मुस्लिम लीग नून से फासला हो गया। फिर पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद उन्होंने बनाया, उसके चेयरमैन थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ उन्होंने अलायंस किया था आइंदा इंतखाबात के लिए। बहरहाल वो एक हमारे दीनी हलकों की एक मोतबर शख्सियत थे, और फैसलाबाद में उनकी जो उनका मदरसा है और उनकी मस्जिद है वो मरजाए खलाइक है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, और उनको आला जवार रहमत में जगह दे, आमीन। और उसके साथ फिर अब देखिए, चंद रोज़ पहले जस्टिस मोहम्मद अहमद समदानी साहब, ख्वाजा अहमद समदानी जी, उनका इंतकाल हो गया। जस्टिस समदानी जो है हमारी जुडिशरी का एक बहुत बुलंद नाम थे, और बड़ी कहानियाँ वाबस्ता है उनसे, कभी तफसील से जिक्र करेंगे। भुट्टो साहब की कत्ल के मुकदमे में ज़मानत भी ली थी उन्होंने, अच्छा। और कुछ ज़ियाउल हक साहब के ज़ेर अताब भी आए, लेकिन फिर बहरहाल अब उन्होंने अपने टेन्योर को पूरा किया, अपनी मुद्दत को पूरा किया और रिटायर हुए, और इज़्ज़त आबरू के साथ जिए, और इज़्ज़त आबरू के साथ रुखसत हो गए इस दुनिया से। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, और हमारे जो जज हजरात हैं उनको उन जैसे जजों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जी, आमीन। तो शामी साहब, बात हो रही थी पीटीआई के टिकट्स की। इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिल्कुल। उन्होंने दावा किया है कि 40%, 37% जी, 37% जी वोट उन्होंने, वो नहीं, टिकट उन्होंने नौजवानों को दिए। तो जो लाहौर में दिए हैं, अभी वो उनके एक जियाले से कारकुन है इम्तियाज अनवर साहब, अच्छा, उनकी SMS मुझे आई है। हाँ। उन्होंने कहा भी जो लाहौर में जिन लोगों को टिकट दिया गया है, अगर यही नौजवान है तो और इन्हीं पे कयास करना है बाकी मुल्क का जी, तो बस फिर सुभान अल्लाह। नहीं, लाहौर में जरा तजुर्बा ज्यादा चाहिए होगा शायद। लाहौर में तो तजर्बा ज्यादा लोग बोला, उनको टिकट दिया गया है, और बहरहाल देखिए क्या होता है। पर शमी साहब, उनकी आर्गुमेंट तो ठीक है ना, खान साहब को कहते हैं इलेक्टेबल्स जो हैं गवर्नमेंट में आके एक अजाब बन जाते हैं। देखिए बात यह है, आप एकदम हर चीज की नफी नहीं कर सकते।
अच्छा, इलेक्टेबल्स जो हैं वो भी हमारी एक बड़ा अहम किरदार है। अच्छा। एक अहम फैक्टर है हमारी पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, हमारी जी। सियासी जिंदगी में, इंतखाबी जिंदगी में। हाँ, अगर आप चाहें कि भाई तमाम वो लोग जिनके लोगों से ताल्लुकात हैं, जो लोगों के काम आते रहे हैं, जिनके साथ लोगों ने रिश्ते नाते हैं उनको नेगेट कर देंगे, तो ऐसा तो शायद मुमकिन नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये अपनी उनकी कोशिश है। ब्लैकमेलिंग, ग्रोह बंदी, वो भी तो इन्हीं से मंसूब है ना? देखिए, ये सारे, अब देखिए, हम असल में हर चीज में इंतहा पे चले जाते हैं। जो इलेक्टेबल्स हैं, जिनकी साख होती है अपनी सोसाइटी में, अपने हलके में, जिनकी कोई बरादरी होती है, जिनका कोई असर और रसूख होता है, जिनको लोगों को अपने गिर्द जमा करने का फन आता है, अब उनको हम यकसर मुस्तरद कर दें कि ये बिल्कुल किसी काबिल नहीं है। और इमरान खान साहब जो है, आपको मालूम है, तो पहले इलेक्टेबल्स जौक दर जौक उनकी तरफ आए। हाँ। उस वक्त लोगों ने तनकीद शुरू कर दी। पहले कहते थे इलेक्टेबल्स आपके पास नहीं है। जब इलेक्टेबल्स आए तो उन्होंने कहा ये कौन कौन से लोग आ रहे हैं, ये भांत भांत की बोलियां बोलने वाले हैं। उसके नतीजे में इमरान खान साहब भी प्रेशर में आए। अब उन्होंने दावा किया है उनकी फहरिस्त आएगी तो मालूम होगा कि किस हद तक ये वोट हासिल कर पाएंगे और किस तरह अपनी कैंपेन चलाएंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या है। तो शम्स साहब, जो वो तो खुद को भुट्टो साहब की जगह रख के कयास करते हैं ना कि भुट्टो साहब ने भी एक बिल्कुल नए लोग लेके सामने आए। भुट्टो साहब भी नए लोग लेके आए थे, लेकिन अर्बन एरियाज में ज्यादातर लाए थे, और पंजाब में खासी तादाद में नए लोग आए थे, और बहुत सी जगह पुराने लोग भी उनके साथ थे। अच्छा। और खास तौर पे सिंध में तो आप देखेंगे जो लोग इलेक्ट होके आए उनमें वो सारे के सारे नए नहीं थे। अच्छा। और पंजाब में भी बहुत से लोग ऐसे थे। अब देखिए, उनके गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब और आपके यानी गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जी, और और मुमताज भुट्टो साहब, और ये दूसरे MNA इलेक्ट हुए लोग थे, यकसर नए नहीं थे। अच्छा। लेकिन बहरहाल अब जो फहरिस्त सामने आएगी तो देखेंगे। अभी तो बड़ा जोशो खरोश है। और अभी तो मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में गया हुआ था। अच्छा। वहाँ एक बड़ा सेमिनार था। हाँ। तो वहाँ जो पहुंचे तो बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई। कुछ अच्छा। तालियां भी बहुत बजती थी जब इमरान खान साहब का नाम लिया जाता। अच्छा। खासतौर पर हारून रशीद साहब जो थे, वो जब उन्होंने तकरीर की और तो उनके नाम पर भी तालियां बजी। अच्छा। तो वो फिर वहां से मेरी गुफ्तगू में भी वो जिक्र आ गया उस लाहौर यूनिवर्सिटी के सर्वे का जी, कि वहां तो PTI जो थी वो मुस्लिम लीग नून से पीछे थी। वैसे वो सर्वे जो है बहुत जगह कोट भी हुआ और उसको बड़ा ऑथेंटिक माना जा रहा है और आपके नाम के साथ लोग कोट कर रहे नहीं, हैं। वो मैंने तो नहीं कराया ना, वो तो लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है फॉर विमेन जी। उसमें हुआ था। अच्छा। और बिल्कुल फिलबदी हुआ था, स्पॉन्टेनियस। अच्छा। तो जब उसका जिक्र वहां आया तो गुजरात के वो जो मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लड़के जी। हैं वो उठा के अपने सर्वे के नताज ले आए। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा जनाब ये हमारा सर्वे देख लीजिए। वो भी फिलबदी था इस तरह का? वो भी नहीं, उन्होंने करा लिया हुआ था पहले। अच्छा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जो 1600 ने वोट दिए हैं इसमें कोई 54% वोट जो है PTI के हैं। अच्छा। और 32% जो है मुस्लिम लीग नून के हैं। अच्छा। और बाकी दूसरी पार्टियों में तकसीम हो गए, उनका नाम नहीं मैंने लेना। अच्छा। पहले वो नाराज हो गए थे। तो दूसरी पार्टियों को वोट क्यों नहीं मिले शाम साहब? नहीं, गुजरात उनको भी यूनिवर्सिटी मिले वोट उन्हीं पार्टियों में, उन पार्टियों अब में। उन्होंने ये मेरे सामने तो ये कागज रखा। अच्छा। तो मैंने भाई आप ये कागज पढ़ लिया, मैंने भी वहां लोगों ने भी सुन लिया। हाँ। अब वो जाने, गुजरात यूनिवर्सिटी के नौजवान जाने और ये सर्वे जाने। तो फिर गोया ये आर्गुमेंट इमरान खान का ठीक है कि मेरे टिकट को वोट पड़ेंगे, इलेक्टेबल को वोट नहीं पड़ेगा। नहीं, अब देखिए, एक तो गुजरात यूनिवर्सिटी का एक क्लासरूम, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर विमेन का एक क्लासरूम, अब उसको पूरी सोसाइटी पर तो आप मुंतबिक नहीं कर सकते। ठीक है। भाई इमरान खान की तो कोशिश होगी कि उनके खंभों को वोट पड़े। तो देखिए, आप मुस्लिम लीग नून में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नवाज शरीफ साहब से आके कहते हैं कि जनाब आपके खंभों को वोट पड़ेंगे। ठीक है। तो वो खंभे जो हैं, देखिए, खंभों से मुकाबला होगा। तो नवाज शरीफ साहब तो इस बात पर कुछ ज्यादा यकीन करने पर आमादा नहीं थे। ठीक है। उनका ख्याल था कि तमाम मामला देखते हुए सब बंदी करनी चाहिए। अब इमरान खान साहब जो हैं, अगर उन्हें सारे पत्ते जो हैं इस तरफ लगा दिए हैं तो देखेंगे उसका नतीजा भी क्या होता है। चले फिर हम ले लेते हैं एक वक्फा और वक्फे के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में अब अदालत ने पूछ लिया वफाकी हुकूमत से कि जनाब 4 साल से क्या कर रहे हैं? हमने तो जुलाई 2009 में फैसला दिया था। तो जो याहिया खान के खिलाफ फैसला दिया था वो तो इससे बहुत पहले दिया था। वो तो 1971 के 72 का फैसला है। अच्छा, उस पर भी कुछ नहीं हुआ था? उस पर भी कुछ नहीं हुआ था और अब इसमें भी कुछ नहीं हुआ। हाँ। देखिए, गद्दारी का मुकदमा किसी पर कायम करना या ना कायम करना
ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। वफाकी हुकूमत समझती है कि कहाँ कोई मुकदमा होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। ये सोल उसकी डिस्क्रिशन है, बस उसकी डिस्क्रिशन होगी, क्योंकि ये बड़े नाजुक मामला। ठीक है। हमारे यहाँ गद्दारी के मुकदमे चलते रहे हैं सियासी मुखालफतों की बुनियाद पर। अयूब खान के दौर में तो एक 9 लीडरों पर मुकदमा कायम हुआ था दफ़ा 124 अलफ के तहत। उसमें नवाज़ रसूलुल्लाह खान साहब थे, मियां तौफीक मोहम्मद थे, अच्छा, और इस बड़े लीडर थे इस तरह के, शायद नूरुल अमीन साहब भी थे, महमूद अली थे। तो उनको गद्दार करार दिया गया था कि ये हुकूमत के खिलाफ हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर रहे हैं, 124 अलफ। ठीक है। उसके बाद हमारे जो बलोच लीडर हैं और पश्तून लीडर हैं, ये उसका नैब थी, नैब के लीडर भुट्टो साहब ने उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए। ठीक है। तो ये जो मुकदमा आज तक तो इसके तहत कायम हुआ कोई नहीं। अब वफाकी हुकूमत को ये गौर करना होता है कि किसी शख्स पर मुकदमा कायम करने से उसके नुक्ता नज़र के मुताबिक कौमी मुफाद को तक़वियत मिलेगी या नुकसान पहुंच जाएगा। अच्छा, अब जब ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद तो सन्नाटा छा गया 4 साल तक। ठीक है। अब जो वफाकी हुकूमत मौजूद ही नहीं है, एक निगरान बीबी है बेचारी जी, जैसा उसकी तो आलम यह है कि जनाब जब वजीर आजम साहब पहुंचे हैं वहां कोयटा में जी, तो उनके खैर मकदमी बैनर्स लगाए गए। अच्छा, तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बरस पड़े कि गलियां साफ नहीं हो रही, सीवरेज का निजाम दुरुस्त नहीं है, किसने पैसे जाया किए हैं इस बैनर्स पे। हाँ, ठीक है। और यहाँ भी हमें सेठी साहब मिलते हैं और लोग तजवीज़ें पेश करते हैं, जनाब ये कर दीजिए वो कहते हैं भाई मैं कोई पॉलिसी बयान नहीं दे सकता, कोई पॉलिसी फैसला नहीं कर सकता, बस मैं तो हालात को जूं को तू रखने के लिए आया हूँ। अच्छा। तो अमन अमान को बरकरार रखने के लिए। अच्छा शामी साहब, निगरान वजारत आपके भी ऐसे पास से गुजरी है। हाँ, और आप थोड़ा सा ऐसे हो गए। ऐसे हो गए, बस करना क्या था वहां जाकर। अच्छा, प्रोग्राम बंद हो जाता है बस, और तो कुछ ना होता। अगर आप निगरान होते और विफाकी हुकूमत को कहा जाता कि जनाब ये मुकदमा करे, फिर आप क्या करते? तो नहीं, मैं तो वही कर रहा होता जो आरिफ निजामी कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, दोस्तों के साथ खाने खाता और अपना उनसे गुफ्तगू करता, गप्पे लगाता। अब तो देखिए ना, निगरान वजीर इत्तलात जो है, बड़ी अच्छी बात है, आरिफ साहब बड़ा अच्छे होनहार नौजवान है पीटीआई के मंशूर के मुताबिक क्योंकि वहां 60 साल का आदमी नौजवान ही समझा जाता है ना, क्योंकि इमरान खान साहब खुद 60 साल के नौजवान है। अच्छा, तो इसलिए जितने भी उन्होंने 60 साल के कैंडिडेट चुने हैं लाहौर शहर में, सारे नौजवान हैं। ठीक है, बल्कि कई तो रिटायर हो चुके हैं जी। तो बहरहाल अब ये जो निगरान वजारत है ये कुछ करने के काबिल नहीं है कि इसको इजाजत नहीं जा रही, कुछ ना करें आप, पॉलिसी ना लें। ये तो ये जो पॉलिसी फैसला है, ये तो पॉलिसी लेनी पड़ेगी ना आपको। ठीक है, आपने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाना है कि नहीं चलाना। ठीक है। तो ये निगरान हुकूमत बेचारी को क्यों तंग किया जा रहा है और इससे कोई जवाब तलब किया जा रहा है? ये तो गोए मुश्किल वगैरह ना गोए मुश्किल, बोले तब मुश्किल, ना बोले तब मुश्किल। तो मेरी जाती राय ये है कि ये मामला इलेक्शन के बाद तक छोड़ देना चाहिए। अच्छा, अदालत को भी इंतजार करना चाहिए कि इंतखाबात हो जाए, ठीक है, नई हुकूमत आ जाए, वो अपनी पॉलिसी बना ले, उसके बाद देखेंगे, जायजा लेना है कि फिर जो सुप्रीम कोर्ट की राय होगी वो भी सामने आ जाएगी। साहब सेनेट में भी तो एक करारदाद थी ना जिसका आज हवाला भी दिया गया तो है। करारदादें तो बाइंडिंग नहीं होती ना। अच्छा, करारदादें तो बेशुमार, करारदाद तो ड्रोन हमलों की भी मंजूर हुई थी। हाँ। करारदाद तो ये भी थी कि अब जंग से निकल जाए, टेररिज्म की। ठीक। तो करारदादें जो हैं वो तो एक मंशा का आधार होता है, वो मंशा का आधार हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट की करारदाद तो नहीं थी ना वो, ठीक, वो तो सेनेट की करारदाद थी। तो सेनेट जाने, उसकी तख्लीक जो हुकूमत है वो जाने। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जब 4 साल उसका ख्याल नहीं आया जी। और वैसे एक बात यह है कि मुझे अहमद रज़ा कसूरी साहब हैं, उन्होंने दरखास्त दी है कि फुल कोर्ट सुने इसको, बिल्कुल, सवाई जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के जी। तो मेरा ख्याल है कि मुतालबा गलत नहीं है। अच्छा, ये मुकदमा इस नौइयत का है। देखिए पाकिस्तान की जो सोसाइटी, कानूनी तौर पर तो बिल्कुल आप कहेंगे 2+2 की तरह उन्होंने वायलेशन की है, वर्डिक्ट आ चुका है। लेकिन अब इस पर करना आगे क्या है और कौन कौन से लोग इनके साथ शामिल होंगे, कोई मुल्जिम कौन से होंगे, यानी शरीके जुर्म कौन कौन होंगे, किस किस मतलब मोर है सरे महजर लगी हुई, ठीक है, ये सारे फैसले करने पड़ेंगे हुकूमत को। अच्छा, मेरा ख्याल निगरान हुकूमत को इस आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। वैसे भी उनके कागजात तो मुस्तरद हो चुके कराची से, बिल्कुल कराची से मुस्तरद, और यहाँ लाहौर में भी कोई पजीरा ही नहीं, कसूर में भी
जी। अब देखिए चतराल का क्या अपील है उनकी, उसका क्या बनता है। शाम साहब, हाँ। वो तो हमारा इलेक्शन कमीशन ही कुछ ज्यादा सख्ती से काम ले रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है उम्मीदवारों को तुम्हें ट्रांसपोर्ट भी नहीं देनी, मजहब के नाम पे वोट नहीं डालना। अब मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगना, ये भी अजीब सी बात है। असल में ये तो फिर आपने एक और बहस शुरू कर दी। परवेज मुशर्रफ साहब से अभी निपटे नहीं हम। परवेज मुशर्रफ साहब तो बेचारे भाई तबला सरंगी से उनका ताल्लुक है, वो कोई इस्लाम के नाम पर वोट थोड़ी मांग रहे हैं। तो वो ये मामला जो है जो भी करना है ये आने वाली हुकूमत पे छोड़ देना चाहिए। अच्छा। और निगरान हुकूमत जो है उस बेचारी को इलेक्शन कराने दिया जाए। ठीक है। और फिर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, देखिए इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है जो ट्रांसपोर्ट कोई ना फराहम करे। असूलन बात तो दुरुस्त लगती है, लेकिन अमल इस पे हो नहीं सकता, क्योंकि लोग आते हैं ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट देते हैं उम्मीदवार। बिल्कुल। कोई उम्मीदवार नहीं देंगे तो कोई दोस्त अहबाब देंगे, कोई उनके दोस्त अहबाब देंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है। ट्रांसपोर्ट तो स्पेस, और ये हमारी जो सियासी जमातें हैं ये मुंह में घुंघरियां डाल के को बैठी हुई हैं। इनको भी चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात है, उलझन है, तो इलेक्शन कमीशन से कहे जनाब इस पे नजरसानी करें, इस पे थोड़ी छूट दे दें और सारे मामला अभी नाफिज ना करें। ठीक है ना। लेकिन अगर वो चुप है तो बस फिर हमें भी बोलने की जरूरत नहीं है। फिर लोग जाएंगे अपने मोहल्ले वालों में जो गाड़ियां दोस्त है आपकी होंगी वहां बैठ जाएंगे। लेकिन शाम साहब मजहब के नाम पे सियासी जमातें, बात सुन लीजिए, उन्होंने कहा इस्लाम के नाम पर, फिरके के नाम पर आप वोट ना मांगे, तो इसमें बुरी बात क्या है। तो शामी साहब इस्लाम के नाम पर भी वोट ना मांगे तो अच्छा, इस्लाम के नाम पर आप वोट मांगे फर्ज करें, ठीक है, और मैं आपसे लड़ रहा हूं, हाँ। मैं भी, आप भी उम्मीदवार, मैं भी, ठीक है, तो मैं फिर गैर मुस्लिम हो गया क्या। हाँ, नहीं, ये यानी चंद लोग खड़े होके जो बड़े मुअज़्ज़ज़ रहनुमा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े गर्जे बरसे हैं, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, ठीक है। मुझे ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और सैयद मुनव्वर हसन साहब और कारी ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब, हाफिज ज़ुबैर साहब, अंस नूरानी साहब और दूसरे, अगर ये कहते इस्लाम के नाम पर हमें वोट दो, हम इस्लाम है, हाँ। तो भाई बाकी गैर मुस्लिम है क्या। देखिए सारी बहसें हमारा दस्तूर बनने से पहले की हैं। अच्छा, दस्तूर जब बनता है ना उस वक्त बहस होती है निजाम क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दस्तूर बन गया, उसमें लिखा हुआ है सरकारी मजहब हमारा इस्लाम है, ठीक है। अब हमें लोगों को गैर मुस्लिम बनाने की क्या जरूरत है। तो शामी साहब जो अयाज अमीर के खिलाफ सुने, अब ये होना चाहिए प्रोग्राम दें आप अपना, इस्लाम की रोशनी में आप अपना प्रोग्राम दें कि आप क्या करेंगे, कैसे फलाई मुमलकत बनाएंगे, कैसे लोगों को काम करेंगे, कैसे अदलिया को दुरुस्त करेंगे, कैसे। वैसे तो जो मजहबी जमाते हैं, देखिए मैं उनका मस्जिदों में ठहरते हैं जाके, हमारे मौलाना फजलुर रहमान भी वो 5 स्टार होटल्स में नहीं ठहरते, 20-20 हजार 25-25 हजार एक दिन का खर्च नहीं करते, मस्जिद में बैठते, चटाई पे बैठते हैं, और वहीं हमें भी खाने में बुला लेते हैं। कभी जामिया वहां जो शेरावाला गेट पे ठहर गए, कभी ये जो हमारी कौन सी है जनाब वादत रोड पे जी, वो हमारे दुर्रानी साहब की मस्जिद, वहां ठहर गए, बल्कि अक्सर वहीं ठहरते, ठीक, मस्जिदों में ठहरते हैं, हुजरों में क़याम करते हैं। ये लोग बहुत सादा हैं, ये अपनी सादगी का मंशूर पेश करें। हम सब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि इस्लाम का नाम नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। शामी साहब इस आर्ग्यूमेंट से एक लॉजिकल सवाल उभरता है कि फिर मैं ANP और JUI में किस तरह तफरीक करूंगा, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में किस तरह तफरीक करूंगा। देखिए जब हमने कलमा पढ़ लिया, ठीक है, तो हम सब बराबर हो गए, मुसलमान हो गए। अच्छा, अब एक मुसलमान मुत्तकी है, एक मुसलमान गुनाहगार है, हाँ। एक झूठा है, दूसरा सच्चा है, एक करप्शन करता है, दूसरा नहीं करता है, एक नेक है, दूसरा गलतकार है, बस ये फर्क होगा। अच्छा, नहीं तो फिर जो इस्लाम का नाम लेने में एतराज क्या है। जब मैं इस बात इस्लाम का नाम लेने में कोई एतराज नहीं है, हाँ। जब आप कहते हैं कि हमें वोट देने का मतलब है कि इस्लाम को वोट देना, ठीक है, या इस्लाम के साथ अगर आपकी मोहब्बत है हमें वोट दीजिए, हाँ ठीक है, तो फिर बाकी लोग गैर मुस्लिम हो गए क्या। नहीं, ये मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ 97% आबादी मुसलमानों की है जी, और इसमें हमारा जो दस्तूर है उसमें हम एक इस्लामी जमहूरिया है, ठीक है, और इसमें हमारा सरकारी मजहब इस्लाम है, ठीक है, और लिखा गया हमारे दस्तूर में कि ये करारदाद मकासद उसका हिस्सा है, और फिर ये कहा हमारे अदारे जो हैं वफाकी शरई अदालत है और दूसरे मामला जो पॉलिसी के प्रिंसिपल सारे, उसमें ये तय कर दिया गया है कि हमने
अपने मुआशरे को इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर इस्लामी इक़दार के मुताबिक ढालना है। ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये बात लिख दी गई और सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले हैं उसमें ये बात वाज़ेह हो गई कि आप पाकिस्तानी दस्तूर पाकिस्तान की इस्लामियत, वफाकियत, अच्छा, और अदलिया की आज़ादी और पार्लिमानी निज़ाम, ये बेसिक्स हैं। ठीक है। फंडामेंटल्स। पार्लिमानी निज़ाम पे तो चलिए आप इख्तलाफ कर लें, लेकिन अदलिया की आज़ादी, इस्लामी इक़दार और वफाकी स्ट्रक्चर, ये इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, तो जब आप देखिए अब जो मुकाबला है ना, वो गलत या सही का नहीं है, वो अच्छे या बुरे का है। अच्छा, ठीक है। आपके पास हल क्या है? हल आपने मसले पाकिस्तान के कैसे हल करने हैं, मईशत को कैसे उस्तवार करना है, तालीम को कैसे आम करना है, हमारे निसाब को कैसे ढालना है, ठीक है, पाकिस्तान के मकासद के मुताबिक, ये सारे मामलात हैं। आप ट्रांसपोर्ट का इंतजाम क्या करेंगे, आप रेलवे कैसे चलाएंगे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी कि नहीं होगी, आप कौन सी सनत जो है वो नेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है, या उसे सरकारी खाते में रखेंगे, कौन सी को आप प्राइवेट रखेंगे, गवर्नेंस, यानी ये गवर्नेंस के मसाइल हैं, ठीक है, जिन पर हमें जोर देना चाहिए। और जो नजरियाती मसाइल हैं उन पर भी प्रैक्टिकल शक्ल। तो शम्स साहब अगर कोई कहे कि मैं सेकुलर हूं, मैं मुझे वोट दो, वो सेकुलर नहीं हो सकता। आईने पाकिस्तान को अगर मानता है तो, अच्छा, आईने पाकिस्तान इनफरादी जिंदगी और इज्तिमाई जिंदगी को अलग नहीं करता। ठीक, हमारा आईने पाकिस्तान हुकूमत को और मुआशरे को अलग नहीं करता, ठीक है, रियासत को और दूसरे लोगों को अलग नहीं करता। अच्छा, ये सब एक ही हैं, ये सब एक हैं। ठीक, आईने पाकिस्तान के तहत सेकुलरिज्म नहीं हो सकता। तो फिर शामी साहब जो अयाज अमीर हैं, हाँ जी, फिर उन्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो जो चाहे लिखें, जो चाहे कहें, उन्हें भी फिर हम इस्लाम से बाहर तो नहीं निकाल सकते ना। अब उन्हें नजरिया पाकिस्तान के नाम पे हमने जो चाहे, उनको कोई नजरिया पाकिस्तान पर नहीं निकाला गया। अच्छा, ये देखिए, हम ऐसे हमारा अपना मीडिया जो है जी, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी को कितना नुकसान पहुंचाया। अयाज अमीर साहब हमारे दोस्त हैं, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, और बड़े मतलब ये है कि वो यानी क्या पुरमग़ज़ आदमी हैं, रोशन दिमाग हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी बात दुरुस्त है, लेकिन उनको नजरिए के नाम पर नहीं निकाला गया। तो ये तो उनके कॉलमों में ये बात मौजूद थी जो शहादत दे रही थी उनकी शराब नोशी पर। अच्छा, और ये आज अंसार अब्बासी साहब ने इस पर लिखा है बाकायदा। उन्होंने कहा ये कुप्पी का मामला था, नजरिए का मामला नहीं था। अच्छा, ठीक है। आप ये है, अब उनके वकील हो गए राजा साहब, उन्होंने आर्गूमेंट दिया, अदालत में भी शोर मचा हुआ था। उससे उन्होंने कहा जी ये शायराना अज़हार ख्याल था। अच्छा, जैसे वो शायरी में होता है। ठीक, चलिए शायराना अज़हार ख्याल था तो छोड़ दिया अदालत ने। ठीक है। अगर आप अपनी तहरीर में ये लिखेंगे या उसका ये मतलब निकाला जाएगा कि आप बादानोश हैं, तो फिर शिकायत तो ना करें ना कानून में। हमारे कानून में इसकी इजाजत नहीं है। अच्छा, बादानोशी ममनू है। ठीक है, मैं नोशी ममनू है। जब ये कानून नहीं बना था, उस वक्त भी गुनाह तो था लेकिन जुर्म नहीं था। अच्छा, तो फिर ये नजरिया पाकिस्तान वाली बात कहां से आ गई? नहीं, ऐसे देखिए, हमारा जो मीडिया है, हम लोग खुद हम मीडिया है ना, ठीक है, हमें खुदा खौफी करनी चाहिए, चीजों को सही तनाजुर में देखना चाहिए। वो रिटर्निंग अफसर का फैसला ये सामने रखा हुआ है मेरे, उसको पढ़ लीजिए क्या कहता है वो। अच्छा, और कितना उसके ऊपर तूफान मचाया गया। बिल्कुल। अब अगर वो ये कहते हैं कि मैंने शायराना अज़हार ख्याल किया था, वो रियाज खैराबादी जो हैं उन्होंने शेर शराब पर ही कहे। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे कहें कि कमाल, कोई और मौजूद था ही नहीं उनके यहाँ, लेकिन शराब चक्की सारी उम्र नहीं। तो उनका तो बड़ा मशहूर शेर है कि वो लहद में बुए मैं थी ना उतर सके फरिश्ते, मैं अजाब ही में रहता जो ना बादा खार होता। वाह। अब अगर अयाज अमीर साहब जो हैं वो हमारे कालम निगारों के रियाज खैराबादी हैं, तो चलिए खैरबाद रहे, ठीक है, हमें इससे गरज नहीं है। लेकिन मैं ये अर्ज का, हमें सही तनाजुर में चीजें देखनी चाहिए। और मैं ये अंसार अब्बासी साहब को तो मैं जनाब इस लिहाज से तो क्या करना चाहिए, अच्छी तरह अच्छे लफ्जों में याद करूंगा। अच्छा। सलाम भी कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है भाई, कोई रू रायत के बगैर उन्होंने बात कह दी बेधड़क अपनी, उनको भी हक होना चाहिए। तो असल बात देखिए ये है कि कानून हमारा वो रोकता है ना जी, कानून पर जाना है, आईन पर जाना है जी। उसके बाद
ये कोई अपने अपनी राय नहीं है, ये वसवसे नहीं है। जो कानून में लिखा हुआ है वही कानून है। चलिए ठीक है शाम साहब, वक्त हो गया एक वक्फे का, और ब्रेक के बाद हम कुछ दीगर मौजूदात पर भी बात करेंगे और फिर आपके सवालात भी लेंगे फेसबुक, SMS और टेलीफोन लाइंस के जरिए। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, सवालात का हिस्सा है, बहुत सारे सवालात हैं, कॉलर्स भी हैं, लेकिन एक मौजू जिस पर हमने बात नहीं की वो है बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है, भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि वो जो 1000 रुपया हम BSP के तहत देते हैं अब हम उसको 2 कर देंगे। यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये शुरू किया 2008 में जी पीपल्स पार्टी ने आके, और अब 55 लाख फैमिलीज को ये मिल रहा है। ठीक है, 1000 रुपये महीना। तो उन्होंने कहा है कि हम इसको 2000 कर देंगे। ठीक है। और जबकि अभी मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई वाज़े ऐलान नहीं हुआ कि उसको जारी रखेगी, ये खत्म कर देगी। ठीक है। और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक बयान मैंने देख रहा था असद उमर साहब का, उन्होंने कहा कि हम इसको इम्प्रूव करेंगे, हर प्रोग्राम को खत्म नहीं करेंगे। ठीक है। गोया ये जो प्रोग्राम है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये नकद पैसे इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मिल रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि यही लोग जो खते गुर्बत से नीचे हैं ये उसका असासा है। ठीक है। और यही उनके वोट छुपे हुए हैं। जब तक वो गरीब है उस वक्त तक असासा है। अब ये बहरहाल एक बहुत बड़ी रकम है, और अगर वो आ जाते हैं तो इसको 140 अरब कर देंगे जी। और अगर कोई दूसरी हुकूमत, अभी उनको डील करना पड़ेगा, यानी हुकूमतों को जो पार्टियां लड़ रही हैं उनको ये कहना पड़ेगा, वादे करना पड़ेगा उस पर उनकी राय क्या है। लेकिन हम सब इकोनॉमिस्ट तो इस प्रोग्राम के कुछ ज्यादा फेवर में नहीं होते आमतौर पर। नहीं, इकोनॉमिस्ट फेवर में हो या ना हो, मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं जी आप हमें ये सपोर्ट प्रोग्राम लगवा दीजिए। अच्छा। ऐसे लोग आते हैं जो घर में जिनको नाप तोल के रोटी मिलती है, एक रोटी सुबह एक रोटी शाम जी, इससे ज्यादा 2 रोटियां वो खा नहीं सकते। ठीक। एक रोटी में उनको पेट भरना है। तो आप ये बताएं कि 1000 रुपए में 1 मन गंदम आती है। ठीक है। और 1 मन गंदम जो है वो कुछ ना कुछ तो रोटी तो सूखी देगी ना। बिल्कुल। तो ये 1000 रुपए की उन लोगों के नजदीक बड़ी अहमियत है जिनको ये मिल रहा है। ठीक। और जो लोग हम लोग कहते हैं ना व्हाइट कॉलर का, 1000 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, इसलिए कि हम तो 1000 रुपए का एक केक जो है खरीद के ले जाते हैं, अपने किसी जगह मिलने के लिए जाए तो बिल्कुल बर्गर खा लेते हैं। तो 1000 रुपया उन लोगों के लिए बड़ी रकम है। ठीक है। और ये पीपल्स पार्टी ने जो अपनी कैंपेन का आगाज किया है और जिस तरह इश्तहारी मुहिम शुरू की है, वो लगता है कि खासा उनका सोचा समझा मामला है ये, और मैदान में है पीपल्स हाँ, पार्टी। मैदान में पीपल्स पार्टी है। ठीक है। शामी साहब, जरा सवालात की तरफ, आज तो बहुत सारे सवालात हैं, और ये अदनान अली साहब हैं, ये कह रहे हैं कि शामी साहब PMLN तब्दीली की बात करती है, अजीब लगती है क्योंकि वो तो स्टेटस क्यू का हिस्सा रहे हैं। आप बताएं कि क्या ऐसा नहीं है? नहीं, स्टेटस को क्या होता है, अब तो सारी पार्टियों के प्रोग्राम एक ही हैं। अच्छा। देखिए, हमें इम्प्रूव करना है गवर्नेंस को, दयानतदारी लानी है, बेहतर इंतजाम चलाना है, टैक्स जो लोग नहीं देते उनसे टैक्स इकट्ठा करना है। ठीक है। बाकी आप अल्फाज जो मर्जी इस्तेमाल करते रहे। देखिए, इरशाद आरिफ साहब का मुझे SMS आया है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें जात, नस्ल, सूबे, जुबान की बुनियाद पर वोट मांगने पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। ये नहीं है कि आप खुले छुटो, आप लोगों के मनफी जज्बे उभार कर वोट नहीं मांग सकते, और ये इस तरफ भी इलेक्शन कमीशन को तवज्जो देनी चाहिए। वैसे शाम साहब, इतनी पाबंदियां लगा देंगे हम तो फिर इलेक्शन क्या होगा? फिर तो सिलेक्शन हमने अपने ऊपर नहीं लगाई हुई, हमारे ऊपर पाबंदी है। हम तो किसी को नस्ल, रंग और जबान की बुनियाद पर ना अच्छा समझते हैं ना बुरा समझते हैं। तो वैसे ही हम इज्तिमाई तौर पर हो जाएंगे। ठीक है। हम बड़ी आसानी से रह रहे हैं, ना हमारा कोई दुश्मन है इस हवाले से जी, और ना हमारा कोई दोस्त है। ठीक। ये जी अरशद साहब है लाहौर से हमारे साथ लाइन। जलाल खान साहब कहते हैं, अच्छा चले अरशद साहब आप जरा रुकिए। जलाल खान कहते हैं जी आइंस्टाइन ने कहा है कि अगर कोई तजर्बा 4 दफा नाकाम हो जाए तो मुझे तब्दील कर देना चाहिए। अच्छा। तो इलेक्टेबल्स का तजर्बा 4 दफा नाकाम हो चुका है, अब इसे तब्दील कर दिया जाए। ठीक है। बिस्मिल्लाह जनाब। इसके लिए भी वोटों की जरूरत है। चश्मे में रोशन, दिले में शाद।
आप इसे तब्दील कर दीजिए, मगर वोट के जरिए तब्दील होगा ना। ठीक है जी, असला बात कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ जो है ना बातें ही हैं, करना फिर कुछ नहीं। हमने जिसको भी वोट देना है, एक किस्म का हमारा वोट जाया करने वाली बात है। भाई अरसला तो साहबा, आप इतने मायूस ना हो, अपना वोट सोच समझ के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उससे आपको अफाका होगा, तब्दीली आएगी। कतरा कतरा दरिया होता है, बिल्कुल हौसला ना हारें। जी शामी साहब, ये वहीदुज़्ज़मान साहब हैं पिशावर से, वो कह रहे हैं शामी साहब ANP को तो निकलने की इजाजत ही नहीं है, तो आप कैसे समझते हैं कि हमारे सूबे में ANP जो है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में, और इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को, जो अबूरी हुकूमत जो उन्होंने खुद बनाई है जी, उनको चाहिए कि इनके उम्मीदवारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे। ठीक है, ये एक खसूसी केस है, इन पर दूसरे लोगों पर ना लिया जाए इनका मामला। जो इलेक्शन कमीशन साहब कहते हैं, कमिश्नर साहब, कि भाई ये प्रोटोकॉल के मारे हुए हैं, सिक्योरिटी के नाम पर प्रोटोकॉल रखना चाहते हैं, लेकिन जो ANP है उसका मामला सबसे अलग है। और MQM जो है उसके भी उम्मीदवार एक को जनाब कत्ल किया गया हैदराबाद में। तो MQM और ANP जहां और जिस तरह की सिक्योरिटी इनकी जरूरत हो वो दी जाए इनको। तो फिर इनको देखा देखी सब मांगना शुरू कर वो एक और बात है, उस पर फल गुफ्तगू कर लेंगे। ठीक है, ये बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा, इस वक्त तो बात यह है कि इनके उम्मीदवार जी टारगेट हो रहे हैं और ऐलान किया जा रहा है कि हम टारगेट करेंगे इनको, जी, हमले हो रहे हैं उन पर। शामी साहब, अली उस्मान साहब कहते हैं, वो उन्होंने अभी आपने जो BISP के बारे में, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो कहा, उस पर वो कह रहे हैं शामी साहब ये बताइए कि ये तो ब्लैकमेलिंग होगी एक तरह की, अगर इस तरह के नारे लगाए जाते हैं कि 1000 को 2000 कर देंगे। देखिए, जमहूरियत तो इसी का नाम है ना। आप लोगों की फलाह बहबूद के मंसूबे बनाते हैं, ठीक, कोई लैपटॉप देते हैं, कोई आप जनाब उजाला स्कीम लाते हैं, ये कोई कहता है हम 1000 रुपया देंगे, कोई 2000 देंगे। तो जमहूरियत जो है वो इसी तरह तकसीम का नाम है, ठीक, लोगों तक फायदा पहुंचाने का नाम है। घबराए ना आप इससे। तारिक साहब हैं जी सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, हाँ जी, कैसे हैं शामी साहब? अल्लाह का शुक्र है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, एक तो हमें परदेशियों को कुछ टाइम दिया करें। आप तो जनाब परदेसी थोड़ी हैं, आप तो जनाब सऊदी अरब आप तो से, और ये जो दूसरी बात में रह रहे हैं। चाहता हूँ, हाँ जी जी जी, एक अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन कमीशन ने एक फिल्टर लगाया था कि जो कर्जा जिन्होंने माफ करवाए हैं और जो लोग करप्शन में मुलवस रहे हैं, या वो उनको दोबारा फिल्टर होके नहीं आना चाहिए था। अगर यही आ रहा और इसी तरह वो पुराने लोग आ गए असेंबलियों में, तो फिर ये तब्दीली कैसे आएगी? जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे वापस नहीं किए और उनके पास कोई स्टे नहीं है अदालतों का, वो फिल्टर हो जाएंगे। अच्छा। जिनके पास अदालतों का स्टे है वो हमारी और आपकी खिदमत करने के लिए मौजूद रहेंगे। ठीक है शामी साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाजरीन, कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने